हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो सबको पहले तो एक कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि इतना डिले लगा इस लेक्चर को लाने में। लेकिन कोई बात नहीं, अब आ चुका है तो अब अच्छे से पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसा टॉपिक 10th का जिसने सबको हिला डाला है सच में। भाई साहब, इतना डर लगता है बच्चों को इस टॉपिक से कि क्या बताऊं। लेकिन कोई बात नहीं, अब श्रेय भैया है तो डर खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर। एंड इसी बात पे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का संघार चालू, ठीक है। इस टॉपिक को हम इतना अच्छे से समझेंगे, इतना अच्छे से समझेंगे कि आपको इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपको कोई भी और प्रश्न हो। हाँ, फिर भी प्रश्न हो तो अच्छी बात है यार, आप आ जाओ मेरे साथ पूछने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप समझ आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, ठीक है। आप खुद क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो ये सारी बातें करते रहेंगे साथ के साथ। अभी हम आते हैं मेन, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इक्वेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है। इक्वेशन ये होता है, देखो इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे पास उसमें दो साइड्स होते हैं। एक होता है एलएचएस और एक होता है आरएचएस। और ये बीच में क्या होता है, इक्वल टू। इतना पता है ना आप लोगों को क्या होता है ये इक्वल टू का साइन। अब मेन क्या चीज़ है कि इक्वल टू के साइन क्या करते हैं, आरएचएस इक्वल टू का साइन का जो बाद वाला है राइट हैंड साइड, और इक्वल टू के पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि सपोज करो ये मार्कर इक्वल टू है ना। इस मार्कर के इस साइड क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड है, तो क्या हो गया, ये एलएचएस हो गया। इस मार्कर के इस साइड क्या है, मेरा राइट हैंड है, तो क्या हो गया, ये आरएचएस हो गया। तो यही समझ लो, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड एलएचएस, इक्वल टू के राइट हैंड साइड आरएचएस, ठीक है। बस वही चीज़ है। तो होता ही है कि आरएचएस वो हमारी फाइनल वैल्यू होती है, जो कैसे हमें मिलती है, कब मिलती है हमें, जब हमारे पास ये एलएचएस वाली, हम इक्वेशन को एलएचएस वाले जो भी चीज़ है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम एलएचएस में गिवन है, उसका सॉल्यूशन आरएचएस में होता है, ठीक है। लेकिन आरएचएस का जो सॉल्यूशन होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं एलएचएस में, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, फटाफट से मैं बता दूँ नटशेल। तो आरएचएस फाइनल वैल्यू होती है, एलएचएस क्या होता है, वो हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इक्वेशन का। जैसे देख लीजिए 2x + 3 = 8, ठीक है। ये मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अभी हमें पता है कि फाइनल इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 8 आएगा। लेकिन x क्या है, x क्या है, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल अटका देता है चीज़ों, मामलों को अटका देता है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मामले अटका देगा। अब हमें x को निकालना पड़ेगा कि भाई ये x कौन है, ये x है क्या चीज़ इसमें जो कि हम अटक रहा है सॉल्यूशन को हमें देखने में। क्योंकि भाई अगर x रहेगा तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर, यानी उसके जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 रहती है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² + 3x - 8 = 0। तब मैं क्या होगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारा फाइनल वैल्यू हमेशा हमेशा 0 मिलेगी हमें, ठीक है। अगर वो 0 नहीं है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है कि पहले तो वेरिएबल की जो पावर, हाईएस्ट पावर है वो 2 रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती है। आ जाओ यार, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे दो टाइप्स की होती है। एक होता है एडफेक्टेड वाली और एक होती है प्योर। प्योर मतलब क्या होगा, उसमें हमारे पास केवल एक वेरिएबल है, यानी 2x या x² = 4 मैं ले लेता हूँ, सिंपल सी हमारी चीज़, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ x² - 4 = 0, तो ये मेरा प्योर के अंदर आएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहे वो ठीक है, लेकिन अगर उसे कंपटीशन में भी कोई खड़ा नहीं हो तो भाई वो अकेला शक्ति दिखाएगा अपनी कि भाई हाईएस्ट पावर 2 है मेरी, बोल भाई। अब पूरे मतलब वो अपनी शक्ति में है, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यार एडिफेक्टेड में क्या होता है ना, ये एडफेक्टेड है, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये हमारी एडफेक्टेड में आती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x² की तो हाईएस्ट पावर 2 है ही है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। लेकिन इसके साथ एक और x वेरिएबल है, और वो x भले इसकी जोड़ी का हो, लेकिन यार है ना एक और टर्म है हमारे पास वेरिएबल के साथ वाली, तो वो क्या कर देता है ना, वो थोड़ा सा इसको एडफेक्ट कर देता है। एडफेक्ट का मतलब बेसिकली कह लो कि इम्प्योर इक्वेशन, यानी कि मतलब उसका अगर ये स्क्वायर हट जाए ना तो x की वैल्यू तब भी हमें निकालनी पड़ेगी ऐसी चीज़। प्योर में क्या रहेगा, हम जो होगा हमारा डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन होगा। लेकिन एडफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास पहले हमें इसे निकालना पड़ता है, तब हमें इसकी वैल्यू पता लगती है ना। ऑब्वियस सी बात यही है। तो आगे बढ़ते हैं यार, आई होप आपको ये क्लियर चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म और आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे यार तहकीकात करते हैं, आ जाओ यार धीरे धीरे। तो मैं चला आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दुनिया में,
ठीक है, प्योर एडफेक्ट ये सब ज़्यादातर आपको एडफेक्ट ही मिलेंगे, ठीक है, प्योर वाले आपको कम मिलेंगे, ज़्यादातर एडफेक्ट वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अब यार मैं थोड़ी बातचीत करूंगा यहाँ पे। जो फॉर्मूले होते हैं ना यार, आप लोगों को पसंद भी आते हैं, लेकिन भाई मेरे को पसंद नहीं आते, सच बताऊँ तो। मेरे को फॉर्मूले से एलर्जी है। जी हाँ यार, मेरे को फॉर्मूले से एलर्जी है यार। मेरे को फॉर्मूला मैं कहीं यूज़ नहीं करता किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग को ईजी कर देगा क्वेश्चन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास जनरल जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जिस फॉर्म में लिखते हैं वो होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या है? हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका। ये हमारा तरीका है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखते हैं। a के अंदर कोई वैल्यू होगी, b के अंदर कोई वैल्यू होगी, c के अंदर कोई वैल्यू होगी। हम यहाँ पे इस x को नहीं छेड़ेंगे, जो हमारे पास a और b और c की वैल्यू होगी हमारे पास वही रहेगी, ठीक है। सच दैट जब हम x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0, x के साथ मल्टीप्लाई करें, x² के साथ करें, 0 होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये x क्या होगा? ये x भी तो हमें निकालना हो, कभी ना कभी हो सकता है मैं x की वैल्यू निकालनी हो या मैं इसके रूट्स निकालने हो। रूट्स क्या है भाई? स्क्वायर रूट वाला चक्कर नहीं, रूट्स होंगे इसके आंसर, जो सॉल्यूशंस होंगे पॉसिबल इक्वेशन के, ठीक है, वो उसके रूट्स होते हैं। तो हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? x इज क्या? b में -b प्लस माइनस का √d/2a। अब यार ये d क्या है यार? ये d जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई? ये डिस्क्रिमिनेंट है, मैं कह रहा हूँ ये डिस्क्रिमिनेंट है। बट ये डिस्क्रिमिनेंट की एक्चुअल बात मतलब होता क्या है यार? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? देखो सुनो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमें अगर किसी भी रूट का, यानी किसी भी रूट्स का जो नेचर होता है, अगर हमें वो पता करना होता है कि जो सॉल्यूशन है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो हम डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। 3 तरह के, नॉट 3 सॉल्यूशन, 3 तरह के में आ सकते हैं। 3 कैटेगरीज होगी सॉल्यूशंस की, तो उनको भी हम जानते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं कब, तो हम जनरली डी को क्या होती है? b² - 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। लेकिन अब आप पूछोगे यार ये क्या चीज़ है यार? तो यार डरो मत इससे, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक सहायक टूल है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऐसा फार्मूला मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा फार्मूला काइंड ऑफ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अब आओ, ठीक है। अब इसके जो होते हैं 4 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी, सॉरी नॉट 4, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी के लिए बना देते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या होती है? या तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, या तो वो इक्वल टू 0 रहेगा, या तो वो लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 है तो वो इमेजिनरी है, यानी वो रूट्स, मतलब वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, वो हम खाली सोच रहे हैं। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो केवल हमारी इमेजिनेशन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता वो सॉल्यूशन कहीं भी, बस ऐसा कह लो, इमेजिनरी है वो, ठीक है। वो हम 10th में नहीं पढ़ते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, 11th-12th में। आगे बढ़ते हैं। 0 इसका मतलब है वो इक्वल है और रियल है, ठीक है। इक्वल भी और रियल भी है क्या? ये सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको अब दिख रहा होगा, इक्वल एंड रियल। जो ग्रेटर देन 0 वाला है, इसमें क्या होता है? आपके पास रियल सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन साथ में क्या होंगे? डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशंस। मतलब कि आपके पास बहुत तरह के सॉल्यूशन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को देखें, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a b c इन तीनों की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या इसकी वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं भाई इक्वेशन के, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी थ्योरीज में, ठीक है। आगे अब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यार ये आया कहाँ से? ठीक है, आसमान से गिरा खजूर पेट का वाला हिसाब है इसका? नहीं यार, एक काम करें, आओ मेरे साथ, तुम लोगों को दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। आओ मेरे साथ, मज़ा आएगा देखने में, ठीक है, मज़ा आने वाला है देखने में। आसमान से गिरा खजूर पे टपका नहीं है कुछ हिसाब। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हर टर्म को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 4a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ? 4a से सबको क्या करूँगा? मल्टीप्लाइंग ईच विद 4a से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। अब क्या अपने पास आंसर आएगा ये देखते हैं।
4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। देखो इज इक्वल टू 0 मेरा बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो मैं अभी इतने को ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसी को अभी समझो, ठीक है। देखो मजा आने वाला है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत मजा आएगा। देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालेंगे, डिराइव करेंगे लॉजिकली, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 4a² x² प्लस, अगर हम इसको तोड़े थोड़ा, यानी कि अगर हम लिखें 2a, मतलब कहें तो अगर मैं कह दूं 2a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2ax, ठीक है, और b की वैल्यू मैं b ले लेता हूँ, ठीक है, b ले लेता हूँ। फिर मैं करता क्या हूँ प्लस b² माइनस b², क्योंकि अगर हम b² को ऐड करें b² को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास 0 आंसर आएगा। इसका आंसर 0 होता है तो कोई हमारा इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, बस देखते जाना हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम प्रूव करने के लिए। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं 2ax लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर। अब देखो तो अगर मैं लिखूँ तो 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस b² माइनस b² प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। देखो आइडेंटिटी क्या बन रही है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 2ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b² प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। साइंस इनके इंटरचेंज करेंगे, कैसे इंटरचेंज करेंगे, देखो 2ax प्लस b² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, नॉट प्लस माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, ठीक है। आगे मैं चीज़ों को थोड़ा ऊपर लिख देता ताकि दिख रहे आपको चीज़ आप देख सको आराम से, ठीक है। देखते हैं यार, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे ये अब क्या करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे, यानी हम लिखेंगे 2ax प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस का b² माइनस 4ac, ठीक है। ये हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ लिखता हूँ मैं, आगे क्या लिखेंगे 2ax प्लस b प्लस माइनस हम करेंगे क्या 2ax इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस का रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस का रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ये कुछ भी नहीं है, ये वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको आप देख के कुछ टाइम पहले घबरा रहे थे कि भाई ये आसमान से गिर के खजूर पे कहाँ अटका। ये आसमान से गिरा, हमारे मैथ्स की बुक में आके अटक गया है, क्या लॉजिक है इसका, कहाँ से आया है ये, अभी देखो कहाँ से आया है ये। इसका देखो उत्पत्ति सी कैसे हमने कर दी, ठीक है। ये हमारा वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा इसका डेरिवेशन। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप सारे स्टेप बाय स्टेप एक बार खुद ट्राई करके देखो यार। जब तक आप लेटे लेक्चर्स देखोगे ना मेरे ऐसे हाथ रखते बिस्तर पे, तब तक आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, समझे। आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, आपको क्लियर तब होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनको समझोगे, ठीक है। तब आपको ये सारी चीज़ें क्या होगी, तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं यार, अब चलती रहेगी वार्ता वाली तो करते रहेंगे यार साथ ही साथ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी वो बेसिक चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी थ्योरी वाइज। तो क्या होता है हमारा इसके साथ, हमारा ये चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि यार अगर मैं थ्योरी पढ़ा के निकल दूँ यहाँ से कुछ नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस यार। आ जाओ थोड़े क्वेश्चन में हाथ गंदे करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू हमें निकालनी है किस केस में, x² प्लस p माइनस 3 का होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस p 0 के बराबर है, ठीक है। यानी अपने पास क्या है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। फाइनल वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, हमारे पास इसको सॉल्व करने के भी कुछ तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन भी हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो गया, बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो वो सारे तरीकों के साथ हम करेंगे। लेकिन केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने बैठता हूँ, अगर आप लोग क्या करते हो बेसिकली, आप अगर ऐसे बैठो x² प्लस px माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आ गए हो। अब आप क्या करोगे, आप लोगे p को कॉमन, फिर आप ले लोगे x प्लस 1,
फिर आप क्या लोगे, x को कॉमन ले लो अगर, तो क्या होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप आगे अटक जाओगे, आप ये स्टेप करने के बाद अटक जाओगे, आप सोच रहे हो यार अब क्या होगा यार, यहाँ पे आप सोचोगे p माइनस एक्स के बहुत तिगड़म लगाओगे, बहुत दिमाग खराब होगा और आप सोचोगे कि यार शह क्या कर दिया मैंने यार, ये क्या कर दिया। और उसके बाद आप फिर सोचोगे यार काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने श्रेय भैया की बात सुन ली होती जो मैं अभी कहूँगा, ठीक है, काश मैंने श्रेय भैया से ही पढ़ लिया होता, ठीक है, आप अब ये कहोगे। तो अभी मौका मिला है आपको मेरे से पढ़ने का, तो आओ यार इसको सही ढंग से सॉल्व करते हैं। देखो हमने, आपको याद हो, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमारे पास तब आता है काम जब हम उसे डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास इस तरह का हमारे पास कोई एक वेरिएबल का टर्म रहे, यानी कि अगर हम पुट कर रहे हैं ए को हम ले लेते हैं इधर से 1, बी ले लेते हैं हम इसको और सी ले लेते हैं इस वाले को, क्योंकि सी क्या है, सी हमेशा एक अकेला रहता है, ए और बी के साथ हमेशा एक्स चलते हैं ना। देखो यहाँ भी एक्स चल रहा है तो हम ए की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लाइन लिखोगे टेकिंग ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू p माइनस 3 और सी इज इक्वल टू p, ठीक है। आपके पास p निकालना है ना, आपको p निकालना ही है आपको। तो क्या हुआ आपके पास, हमने यहाँ पे सारी चीजें ले ली, हमने सारी चीजें ले ली, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा d है, यानी हमारे क्या हमें क्या करना है, अब आगे देखते हैं। पुट कर दो वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज, पुट कर दो वैल्यू सारी। बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p, मल्टीप्लाई कर दो सबको, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू बी ए बी 2ab माइनस 4p, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, p स्क्वायर प्लस 9 इज माइनस 6p माइनस 4p विच इज इक्वल टू 10p। मैं डायरेक्ट 10p लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली 10p हम लिख देंगे माइनस का 10p, ठीक है। अब यहाँ पे आके कई लोग अटक जाते हैं, कई लोग यहाँ आके अपना दिमाग पूरा खराब करने लगते हैं। क्या उन्हें लगता है कि 9 बीच में है तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, उन्हें लगता सही है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, लेकिन पता है वो क्या गलती कर बैठते हैं, वो यार इस चीज़ के पीछे, इस 9 के पीछे अपना दिमाग लगाते हैं। अच्छा यार, अरे नहीं यार इससे भी नहीं हो रहा, मतलब पूरे नंबर्स का पूरा ट्राई करने लग जाएंगे, पूरा अपना मतलब दिन निकालने लग जाएंगे कि 9 के ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको ऐड करके 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाते यार, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना सर अंत में पीटने लगते हैं। उन्हें लगता है ना कि उनसे इस पूरे स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं वो एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, वो एक ऐसा राज शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों की इस समस्या का समाधान है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उस प्रश्न का हल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने हिंदी वाले शब्द का प्रयोग कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको इन सिंपल टर्म्स में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी इक्वेशन रहे ना, आप उलट पुलट कर दो मामले को, उल्टा पुल्टा कर दो मामला। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या चीज़ हमने पढ़ी थी, पहले रहता है हमारा ए स्क्वायर, फिर रहता है हमारा ए एक्स स्क्वायर, फिर रहता है हमारा बी एक्स, फिर रहता है हमारा एक कांस्टेंट सी। तो वही चीज़ तो बन रही है यहाँ पे हम इसको x मान लो, इसको एक्स स्क्वायर मान लो, इसको x मान लो, बस ये चीज़ कर दो और क्या। अब क्या करना है, आपके पास 10p है, अरे भाई साहब ये तो जानी पहचानी चीज़ लग रही है। अब आप स्प्लिटिंग करो, अब आप तोड़ो भाई, अब 9 क्या आएगा, अब आओ बेटा यार, अब मुझे चैन मिला, अब आएगा 10। अब मेरे को एक बात आप बताओ, ठीक है, एक बात अब आप मुझे बताओ, अगर आप चीज़ों को इधर उधर करके लिख सकते हो तो उत्तर चेंज होगा, आंसर बदल जाएगा आपका, नहीं बदलेगा ना ज़्यादा, थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज करोगे नहीं बदलेगा आंसर, और क्या। आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे अब हम 9 कैसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको अगर हम ऐड करें तो 10 बनता है, -10 बनेगा, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 बनेगा। 3 3 9, हाँ सही है, लेकिन 3 + 3 तो 6 होता है, गलत। 9 ओ हाँ 9 1 9 होता है, और -9 -1 मिला के -10 बनाएंगे। तो क्या करना है, आ जाओ यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। p स्क्वायर -9p माइनस p प्लस 9p को कॉमन लेंगे यहाँ पे, आपको पता है यार इतनी चीज़ें तो यार फैक्टराइज कर लेना यार खुद, ठीक है। p -1 करूँगा, फिर मैं करूँगा क्या, -9 को कॉमन लेके फिर हम करेंगे क्या, p -1, इसको इधर भी कर लेंगे। अब क्या करो आप, p -9 ले लो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ आपका लगेगा जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है आपको कि अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में आपके पास
एक अगर दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसमें p-1 और p-9 था, इनकी वैल्यू 0 है, तो आप क्या करो, आप चाहे तो इनमें से किसी एक को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो भी आपका चलेगा। आप एक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 निकलती है। इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू अगर हम इंडिविजुअली निकालें ना तो इन दोनों की वैल्यू 0 निकलेगी। फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, हम क्या करेंगे, अगर हम p-1 को, दो केस दिखा रहा हूँ, अगर हम p-1 को पुट कर दे 0 बाई p-9 के इक्वल, तो किसी भी नंबर के साथ अगर 0 का डिवीजन करते हो ना भाई 0 निकलता है आंसर। मेरे बच्चों ध्यान से इस चीज को याद रखना, किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर दो ना 0 के से, इस तरह से लिख दो, वो हमेशा 0 ही आएगा, चाहे आप फिर इन्फिनिटी क्यों ना ले आओ, ठीक है, वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो p-1 इज इक्वल टू 0 ही निकल जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। वी आर सॉल्व, बट रिमेंबर वन थिंग, इधर भी p है तो इधर भी p है। अब सोचा भाई p-9 ने दूसरे यूनिवर्स की, एक यूनिवर्स की कहानी तो ये निकल गई, यानी एक यूनिवर्स की में ये हो गया कि p की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन p-9 ने कहा यार न्याय होना चाहिए, तो पाजी ने कर दिया न्याय। अब पाजी न्याय करने लिए चल दिए, तो क्या हुआ, p-9 इज इक्वल टू 0 बाई p-1 हो गया, यानी p-1 क्या हो गया, 0 से डिवाइड हो गया। फिर क्या हुआ, p-9 इज इक्वल टू 0, अरे भाई साहब वही 0 वाला रूल पता ही आप लोगों को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो क्या किया, p की वैल्यू आ गई 9, अरे भाई साहब p हो गया खुशम खुश कि पैरेलल यूनिवर्स में इस एक्सप्रेशन को भी न्याय मिला, इस एक्सप्रेशन को भी न्याय मिला, दोनों एक्सप्रेशन को न्याय मिल चुका है, दोनों एकदम खुश है। एंड हम आप भी खुश हो जाओ यार, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यार। p की वैल्यू 2 रूट्स हैं इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है। रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वही हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका है। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्व फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला का यूज करके हमें क्या सॉल्व करना है, हमें x-1 का होल स्क्वायर प्लस -3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाना है हमें। ठीक है, फिर हमें सॉल्व करना है। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, b प्लस माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पता है हमने। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस इक्वेशन को पहले तो सही ढंग से लिखो। पहली बात, इस इक्वेशन को सही ढंग से लिखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते रहेंगे, इस इक्वेशन को सही ढंग से लिखो। अब भाई आप मुझे कहोगे क्या कहना चाह रहे हो भैया, आप क्या कह रहे हो, सही ढंग से तो लिखा तो है इक्वेशन क्या करती है। मैं कह रहा हूँ सही तरीके से लिखो। आप कर अरे यार क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो भैया, नहीं समझ आ रहा, तो आओ समझते हैं, समझो यार, ऐसे बोलना है, नहीं समझ आ रहा तो समझा रहे हैं, आ जाओ। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 4 ऐसे एक्सपैंड करके लिख दो। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दो, यानी कि -5x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ऐसे सॉल्व करके ऐसे बना दो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लिखोगे इस तरह से तो हमारा तो फॉर्मेट चेंज हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ की रही, तो वही चीज़ है। अब हमारे पास क्या हो गया, ax स्क्वायर माइनस 5x माइनस bx प्लस c इस फॉर्मेट में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप लिखोगे तो आपके पास ये फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक है, आई होप अभी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हमेशा से 1 मिलेगी हमें, इस केस में भी b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज, और क्या। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज को पुट करता हूँ। ठीक है, फटाफट से पुट करेंगे वैल्यूज। तो -b की वैल्यू होगी -5 प्लस माइनस का अंडर रूट, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। मैं जल्दी फटाफट लिखूंगा, -5 रहे तो हाँ -5 है ये इसकी वैल्यू, तो 25 माइनस a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू 5 है। ठीक है, अंडर रूट आ गया बाय 2 और a की वैल्यू 1 है, तो मैं बाय 2 लिखूंगा। नेक्स्ट -5 प्लस माइनस का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 25 माइनस 20 बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, -5 प्लस माइनस का √5 बाय 2। बनेगा सॉल्यूशन, ये देखो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा सॉल्यूशन है, 5 प्लस √5 बाय 2। ठीक है, इजी सा सॉल्यूशन है इसका। तो यार आगे बढ़ते हैं एक फिगर। चलो यार थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मज़ा आ रहा है आप लोग को, ठीक है। यार थक गया हूँ यार थोड़ा सा, इसलिए हो जा रहा है। कोई नहीं यार, आप लोग के लिए सब जायज़ है। A positive number is divided into two parts such that the sum of the squares of the two parts is 20. ठीक है, the square of the larger part is 8 times the smaller part. The square of the larger part
इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, ठीक है। नाउ टेकिंग x एज अ स्मॉलर पार्ट, तो क्या होगा हमारा, फाइंड द नंबर में करना है, ठीक है। सो हमें करना बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है हमें करने को, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है जिसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी एक वंस प्लेस, एक मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। उसका हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है। तो उसमें कहा है कि जो स्मॉलर पार्ट है, लेट x बी द स्मॉलर पार्ट, ठीक है। और लार्जर पार्ट का क्या कहा है, लार्जर पार्ट का कहा है कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, यानी कि जो हमारा स्क्वायर है लार्जर पार्ट का वो क्या है 8 टाइम्स, यानी हमारा लार्जर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, लार्जर पार्ट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, यानी हम स्मॉलर पार्ट का 8x कह सकते हैं। यानी अगर मैं लार्जर पार्ट निकालने के बाद तो मुझे √8x लिखना होगा, ये हमारा लार्जर पार्ट है, ठीक है। यानी इसने यही कहा था स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। तो लार्जर पार्ट अगर हम इंडिविजुअल एज निकालेंगे तो √ हमें ये करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, तो पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बराबर। पॉजिटिव नंबर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पूरे नंबर को, ठीक है, पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आ रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 पार्ट्स, यानी कि अगर हमें इन दोनों का स्क्वायर करना है, यानी स्मॉल पार्ट प्लस लार्जर पार्ट का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 20, ठीक है। बाद बाकी हमें क्या मिल गई, हमारे पास इक्वेशन भी आई वाली। तो हमें करना क्या है, बेसिकली आ जाओ यार, इसको अब सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, वो स्मॉलर पार्ट मिलेगा, ठीक है। आओ यार सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x² प्लस अब 8 √8x क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल, तो हमारे पास प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन को क्या हुआ, ये एक बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला सेम क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, √सर्च वाले बहुत लग जाता है लॉजिक, इसलिए आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैं वो क्वेश्चन आपको खास करके कराऊंगा जो आने वाले हैं, आ सकते हैं, जो मोस्ट लाइकली, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आओ यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है आज के लिए। अगर आप चाहते हो उसके बाद हम और वर्ड प्रॉब्लम्स करें इससे रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जो हमारे पूरे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए आप बता सकते हो, ठीक है। उसमें हमारा सारा टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्रिक फिगर सब होने वाला है, डिटेल में होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम और कर पाएंगे उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने करा है, यहाँ पे x² हो गया, अब इसको -20, अब 20 के हमें ऐसे निकालने हैं जो हमारे पास, मतलब समझ गए ना कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम करनी है। यानी कि 20 के हमारे पास वो दो हमें नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और ऐड करके उनके पास हमारे पास 8 आए। समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स को तो 20 आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हमारे पास 8 आना चाहिए। कौन से नंबर है, प्लस माइनस का चल सकता है, ठीक है। तो 5 4 जा 20, ठीक है, 5 - 4 1, 5 + 4 9, 8 के क्लोज भी है। 2 10 जा होता है, ध्यान है, 2 10 जा होता है, 2 10 जा 20, तो 2, हाँ 10 - 2 हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा। देखो मैं इस तरह से इसलिए बिहेव कर रहा हूँ आप लोगों के आगे, ताकि आप लोगों को एक्साइटमेंट बनी रहे। अब यार आप लोग भी एक्साइटेड नहीं रहोगे तो यार पढ़ाने में कहाँ मजा आएगा। पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोग एक्साइटेड हो इसलिए पढ़ा रहा हूँ साथ में, यार एक्साइटमेंट रखते रहना साथ में। तो x को कॉमन लेते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। x को कॉमन लिया हमने, x इधर आया, अंदर गया 10, इधर ले लिया -2 कॉमन, और इधर आ गया x + 10 इज इक्वल टू 0, x + 10 x - 2, x की वैल्यू क्या आ गई 10 और एक आ गई -10 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू +2, ठीक है। हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास इसमें दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़े तो उसने कहा था अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रहेगा, है ना। पॉजिटिव नंबर के पार्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, है ना। आपने कहीं ऐसा नंबर देखा है 2 - 3 जिसका एक नेगेटिव पार्ट है, भाई एक्सप्रेशन है। आप ये कहोगे भैया ये क्या बता रहे हो, ये तो एक्सप्रेशन है। तो वही चीज़ है यार, वही चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास +2 इसका आंसर है, x = 2। इस वाले को रिजेक्ट करेंगे, इस वाले को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसका आंसर +2 है। ये तो हमारा स्मॉलर पार्ट निकल गया। अब लार्जर पार्ट पे आते हैं। लार्जर पार्ट कैसे निकलेगा,
लार्जर पार्ट हमने यहाँ पे लिखा था ना अंडर रूट ऑफ 8x, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लार्जर पार्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। रूट 10 क्या है हमारा, इसका लार्जर पार्ट है, ठीक है। ये क्या है हमारा, स्मॉलर पार्ट ये है और लार्जर पार्ट ये है, ठीक है। हमारे पास दो पार्ट्स में इस नंबर को डिवाइड किया है, सच वे, ठीक है। अब इसमें हमें ये नहीं कहा कि एक्चुअल नंबर क्या है, उसको दो पार्ट्स में कैसे, हमें बस मेन चीज़ें जो दी हुई है हमने उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यार इतना इजी क्वेश्चन है यार, इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो ये था हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आप चाहते हो कि हम इसका एक पार्ट और लाएं जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस करें, ट्राई आउट करें, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करें, हर पॉसिबल क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वो पार्ट आने वाला है, ठीक है। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है, मैं बार बार 1000 बार बोलूंगा, समझने की जरूरत है बस इस टॉपिक को, एंड यू आर गुड टू गो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।